Good morning, students. We are discussing revisions regarding your upcoming exams. In previous revision class, we have covered solution chapter. In this, we will cover electrochemistry. Also, we will know how to prepare P block and halo, alkane and arene. Okay. First of all, we will discuss about the electrochemistry. देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअल में क्या है. इट इज़ द branch of chemistry in which we discuss about the interconversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy by using to produce electrical energy. So both types of conversions we study in electrochemistry. Now what are the main topics on which you have to focus and you have to prepare. So first one is that is DVG सेल है ना, डैनियल वोल्टाइक और गैल्वनी सेल. इसकी मैकेनिज्म, इसमें सॉल्ट ब्रिज भी आपका आता है ना. इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया. उसके बाद नस्ट इक्वेशन है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, नस्ट इक्वेशन. इसके बाद आपका टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके एप्लीकेशन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, SHE जिसे बोलते हैं हम. उसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टिविटी है ना. कंडक्टिविटी में ट्रेंड आते हैं, ट्रेंड और टाइप्स, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे है ना, कंडक्टिविटी. और इससे रिलेटेड एक आता है कॉलरास लॉ. ठीक है. और एक टॉपिक है हमारा दैट इज़ फैराडेज लॉ. फैराडेज लॉ, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे. ये कवर करने के बाद 2 मेन टॉपिक्स और हैं. एक है हमारा बैटरी है ना, सेल एंड बैटरी. उनकी आपको रिएक्शंस की याद करनी है, जैसे फ्यूल सेल हो गया है ना, सेकेंडरी बैटरी में जैसे लेड स्टोरेज बैटरी हो गई. ये सारे आपको प्रिपेयर करने ढंग से. और एक हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ कोरोजन है ना. कोरोजन किस तरीके से होता है, उसकी रिएक्शन क्या है. अगर ये टॉपिक्स आपने प्रिपेयर कर लिए है ना, तो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 90+ कवर्ड हो जाती है. अब इसमें अगर हम न्यूमेरिकल सेक्शन की बात करें तो देखिए न्यूमेरिकल सेक्शन आपका कौन सा है. एक तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो बनेगा नस्ट इक्वेशन से है ना. दूसरा नस्ट इक्वेशन से हम ड्राइव करते हैं किसको, गिब्स फ्री एनर्जी को, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और E0 सेल. ठीक है. वो सारे जो इंटर कन्वर्जेंस होते हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं. दूसरा कोलरास लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे. कंडक्टिविटी है ना, रेजिस्टेंस मोलर कंडक्टिविटी, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं. और फैराडेज लॉ. ठीक है. ये आपका न्यूमेरिकल सेक्शन है. और जो रिएक्शंस हैं, मेनली जो रिएक्शन है आपकी, एक कोरोजन की, एक बैटरी की है ना. बैटरी लेड स्टोरेज हो गया, प्राइमरी सेल हो गया, फ्यूल सेल हो गया. उनकी आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए. ठीक है. तो ये आपका माइंड मैप है किसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए. अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ये टिपिकल क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जिसमें जो मैंने अभी माइंड मैप आपको बताया
है ना, उसके मेन जो कॉन्सेप्ट हैं या फिर उनके एप्लीकेशंस हैं वो सारे इसमें कवर्ड किए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है ना। इसमें क्या पूछा गया है कि ई नॉट सेल ये कैसे रिलेट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी से, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर पर है। इसमें देखिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पूछा गया है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या इसके ऊपर आपको डेटा दे दिया जाएगा, डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी जाएंगी और उनके थ्रू आपसे न्यूमेरिकल्स, है ना, सॉल्व करने होंगे। तो देखिए फर्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशन है ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 आर टी। आर यहाँ पर क्या है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर टी, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो रेडॉक्स में चेंज होते हैं। केसी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। तो अब यहाँ से सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे। ई नॉट सेल इक्वल टू आर 2.03 आर टी एन एफ लॉग के सी। सेकेंड हमारा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एफ फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 96500, है ना। ये रफ वैल्यू है, वैसे 478 के आसपास होती है। और ई नॉट सेल हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर आपको ई नॉट की वैल्यू दी जा सकती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई रिएक्शन दे दी जाएगी, उससे आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना होगा, या डेल्टा जी दे रखा होगा तो ई नॉट सेल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर आसानी से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सेल पोटेंशियल फॉर Fe3+ to Fe electrode in which Fe3+ equal to 0.1 and E not Fe3+ is this। तो देखिए आपको यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, जो एम का मीनिंग क्या है, मोलैरिटी, ये क्या है, मोलैरिटी, और मोलैरिटी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है। और दूसरी आपको क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है ई नॉट सेल Fe3+ से ये। तो देखिए इसके लिए एक और फार्मूला है, हमने बताया था नस्ट इक्वेशन जो यूज किया जाता है वो दो तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। समझ लीजिए नस्ट इक्वेशन टू टाइप से यूज होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए जैसे यहाँ पूछा गया है, और दूसरा हमारा सेल के लिए, है ना। सेल में हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स का सब्सट्रैक्शन वहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर कौन सा केस है, सिंगल इलेक्ट्रोड वाला। तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हम क्या करेंगे, ई नॉट, है ना, 3 पॉजिटिव Fe, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकलेगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059/n log 1/Fe3+। ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर Fe किसी जगह मैग्नीशियम कर दें तो यहाँ मैग्नीशियम आ जाएगा Mg2+, इसकी जगह पर हाइड्रोजन कर दें तो क्या आ जाएगा, H+ आ जाएगा, कॉपर रख दें तो Cu+ आ जाएगा, सिल्वर रख दें तो, है ना, Ag+ आ जाएगा। जो भी हम एलिमेंट यहाँ पर यूज करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। n यहाँ पर वैलेंसी है ना, जैसे Fe3+ की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। Cu+ होता तो कितना आता, यहाँ पर 1 आता, है ना। Mg2+ होता तो यहाँ पर 2 आ जाता। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है ई नॉट
सॉरी ई इलेक्ट्रोड, इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ई इलेक्ट्रोड इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड। ये वैल्यू आपको दे रखी होगी ये वाली, है ना, और -0.059 अपॉन n और 1 अपॉन लॉग इलेक्ट्रोड, जो भी इलेक्ट्रोड है आपका, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है आपको दे रखी है 0.77, है ना, 0.059, n हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए Fe3+ के लिए, लॉग 1 अपॉन, और इसकी कंसनट्रेशन ये क्या है, Fe3+, ये कॉन्सनट्रेशन है, कॉन्सनट्रेशन भी आपको दे रखी है, देखिए ये रही, है ना। इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको फार्मूला लर्न होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि आपकी पूरी केमिस्ट्री में केवल 4 चैप्टर्स हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, और वो भी 1st to 4, ठीक है। इनको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, तो इनमें 100% आपको मार्क्स मिलते हैं, और फॉर्मूले भी ज़्यादा नहीं है। हर चैप्टर में अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 to 15 न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, है ना। तो इनको आप प्रिपेयर करिए और आपकी जो ये मार्क्स हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट pH ऑफ फॉलोइंग हाफ सेल, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखा है ये, है ना। तो देखिए pH हमारा क्या होता है, -log-H+ होता है। pH की वैल्यू क्या होता है, आपने 10th 11th में पढ़ा होगा, pH इक्वल टू -log-H+। अब इसकी सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, H+ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन में। तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, E इक्वल टू E0 -0.059 अपॉन n log 1 अपॉन H+। देखिए बिल्कुल सेम ये रिएक्शन है जो अभी हमने किसके, आयरन के केस में लिखा था, बस वहाँ पर इसकी जगह पर क्या था, Fe3+ था, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रोड के लिए, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, तो देखिए हाइड्रोजन के लिए जो E0 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, 0.059, और H+ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 1, और इसकी वैल्यू 1 अपॉन H+, ये हमें निकालना है यहाँ से, ठीक है। इसको मैथमेटिकली आप सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स। तो देखिए कंडक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करेगी, हमें पता है कि जो मेटल होते हैं, है ना, वो कंडक्टर होते हैं, लेकिन सबकी कंडक्टिविटी एक जैसी नहीं होती है, कुछ हाई कंडक्टर होते हैं, कुछ लो कंडक्टर होते हैं, है ना। तो वो फर्स्ट तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट भी कितनी उसकी मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी कम लेंगे या ज़्यादा लेंगे उस बात पर भी डिपेंड करती है। साइज़ ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड, साइज की जगह पर हम लेंगे नंबर, है ना, नंबर ऑफ आयंस, ये साइज सही नहीं है, नंबर यहाँ पर आप यूज़ करिए, जितने आयंस ज़्यादा होंगे उतनी कंडक्टिविटी हाई होगी। एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी, सॉल्वेंट मतलब जिसमें हमने उसको डिज़ोल्व किया हुआ है ना, अगर उसकी विस्कोसिटी कम है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो आयंस की मूवेबिलिटी है ना, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि मूवेबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है, जहाँ पर हमारे आयंस आसानी से मूव कर सकेंगे, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हाई होगी तो क्या होगी, हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। हाउ इज़ मोलर कंडक्टेंस रिलेटेड टू कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए ये मोलर कंडक्टिविटी है डेल्टा एम, तो ये होती है कप्पा अपॉन सी, सी यहाँ पर क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, और कप्पा क्या है यहाँ पर, कंडक्टिविटी, और ये ओम एम हमारी मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग टू सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टिविटी। देखिए सेल कांस्टेंट हमारा क्या होता है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज़ L अपॉन A, ठीक है।
तो यहाँ पर ये G हो गया, ये हमारा R हो गया। इन दोनों का जो रेशो होता है दैट इज़ कंडक्टिविटी, है ना। इसको अगर हम वैसे लिखें तो ये क्या हो जाएगा, L/A इंटू R इक्वल टू कप्पा, है ना। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं या इस पूरे की जगह पर G लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले याद होने पर आपका 40% जो न्यूमेरिकल है वहीं सॉल्व हो जाता है। अच्छा देखिए, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल यही क्वेश्चन है ना। इसी के ऊपर न्यूमेरिकल है। कंडक्टिविटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज़ दिस, है ना। कंडक्टिविटी आपको दे रखी है 92 एंड रजिस्टर्ड ऑफर्ड वाई इज़ 247। रेजिस्टेंस कितना है, 247। कैलकुलेट दी सेल कांस्टेंट। यहाँ से आपको सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है ना। इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे, इसमें रीअरेंज कर देंगे तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, R कप्पा, है ना। G, ये हमारा G हो गया, ये R हो गया और ये कप्पा हो गया, ठीक है। इनकी सबकी वैल्यू दे रखी है, इसको रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर है, मोलर कंडक्टिविटी के, है ना। जो फार्मूला हमने इधर देखा था, देखिए ये वाला डेल्टा M इक्वल टू कप्पा अपॉन C। ये लीटर के लिए ml में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी 0.1, देखिए ये कंसंट्रेशन है, C मिल गई यहाँ पर आपको, है ना। देखिए कोई भी न्यूमेरिकल है उसको कम से कम 2 बार पढ़िए, तो उससे आपको क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इसमें दे क्या रखा है ना। तो यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन पता कर लिया। और देखिए मोलर कंडक्टिविटी इज़, तो मोलर कंडक्टिविटी कौन सी है, डेल्टा M, है ना। ये भी पता चल गया हमको। अब क्या पता करना है कि व्हाट इज़ द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी मीन्स कप्पा पता करना है, और कप्पा पता चल जाएगा तो रेजिस्टिविटी भी पता चल जाएगी। तो देखिए ये फार्मूला हमारा 1000 कप्पा अपॉन मोलैरिटी, इसको रीअरेंज कर दिया हमने। तो रीअरेंज करने पर क्या होगा, कप्पा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इंटू कंसनट्रेशन अपॉन 1000। सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, तो यहाँ से कप्पा की वैल्यू आ गई। रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, रजिस्टेंस कंडक्टेंस का उल्टा होता है ना। देखिए रजिस्टेंस किसका उल्टा होता है, कंडक्टेंस का। ऐसे ही रजिस्टिविटी किसकी उल्टी होती है, दैट इज़ कंडक्टिविटी की, ठीक है। ये फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। तो रजिस्टिविटी आपके पास कंडक्टिविटी है, रजिस्टिविटी निकालनी है, उसका अपोजिट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, है ना, डिक्रीजेज वाइल दैट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम बात कर रहे थे इसके स्पेक्टर पर कंडक्टिविटी हमारी डिपेंड करती है, तो मैंने बताया टेम्परेचर बढ़ाने पर वो इंक्रीज़ हो जाती है ना। तो टेम्परेचर किसका बढ़ाएंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जब हम उसे सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो प्लस और माइनस आयन देते हैं, ठीक है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, उनकी मूवेबिलिटी बढ़ जाती है। और जब मूवेबिलिटी बढ़ जाएगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन मेटल के केस में क्या होगा कि मेटल में क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से, है ना, कंडक्टिविटी होती है। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा कि इसके जो कर्नेल्स होते हैं, कर्नेल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो एटम की ऑर्बिटल्स और न्यूक्लियस सारा वो कर्नेल्स होता है। इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो बचा वो कर्नेल्स है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या कि वो एक तरीके से उनमें भी कॉलिजन्स होने लग जाते हैं। जब वो कॉलिजन होंगे तो उनके वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के जो पाथ होगा उसमें आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाएंगे तो क्या होगा, है ना, कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करना है कि एक पॉइंट है ए और ये बी, और ए से उनको कहाँ जाना है, बी पर जाना है ना। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन्स को ये दिख रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारे कर्नेल्स हैं। तो ये क्या होगा, जैसे ही यहाँ से इधर मूव करेंगे, है ना, तो इनसे टकरा जाएंगे और वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुँच ही नहीं पाएंगे। इस वजह से मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। अब मेजर्ड रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है और कंसंट्रेशन दे रखी है।
स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता करना है, मोलर कंडक्टेंस पता करना है, सेल कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी तरीके से। हाउ इज़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी रिलेटेड टू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो देखिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी, है ना। स्टैंडर्ड मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए। देखिए ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया, है ना। ये जो अभी इसमें ये स्ट्रेट दे रखा है, ये एक्चुअल में ऐसे जाता है यूँ करके ऐसे। तो ये जहाँ पर जा कर के यहाँ काटता है, तो यहाँ मैक्सिमम हमारी जो कंडक्टिविटी आती है दैट इज़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये इसमें रिलेशन होता है डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एम नॉट। ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। ये ग्राफ हम खींच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जिस जगह पर ये कट करता है इस जगह से, है ना, ये जो वैल्यू होगी ये हमारी डेल्टा एम नॉट है, और बाकी कहीं भी हम वैल्यू ले लें वो डेल्टा एम हो जाएगा। और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है कि इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। ये जनरली यूज किया जाता है, वैसे आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी विच केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ लिमिटिंग। देखिए इसमें हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये किसके लिए होगा, ये स्ट्रॉन्ग के लिए होगा, है ना। जबकि इस वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, मोलर सॉरी ये वीक के लिए होगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या है कि ये बाई एक्सिस के पैरेलल चला जाता है, इसको हम कहीं भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जबकि इस वाले केस में यहाँ पर ये कट करेगा, इधर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोलरास लॉ को यूज करते हैं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ कोलरास लॉ, है ना। वो क्या कहता है कि अगर किसी का हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी, तो उसके आयंस के सम के वो इक्वल होता है। ठीक है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, आप चेक कर लेना उसे। तो देखिए ए वाला हमारा स्ट्रॉन्ग है और बी वाला हमारा क्या है, वीक है ना। वीक को हम इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वाई की पैरेलल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ। देखिए 3 यहाँ पर आपको कंपाउंड दिए हैं, है ना। उन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर NH4OH इज़ दिस, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाला जो फॉर्मूला है, ये क्या है, कोलरास लॉ को बताता है। क्या बताता है ये, कोलरास लॉ। और कोलरास लॉ क्या कहता है कि हम किसी भी आयंस की जो कंडक्टिविटी होती है उसे किसी भी कंपाउंड से लें हम, आयनिक कंपाउंड से, तो वो उसकी कंडक्टिविटी सेम रहती है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि काउंटर आयन कौन सा है। मैंने बताया था कि सचिन तेंदुलकर चाहे इंडिया से खेले चाहे ऑस्ट्रेलिया से खेले, और उसके टैलेंट में कोई कमी नहीं आएगी, है ना। जो उसका टैलेंट है वो सेम रहेगा। ऐसे आयन की जो कंडक्टिविटी है वो चाहे सोडियम के साथ है क्लोराइड या फिर अमोनियम के साथ है, उसकी कंडक्टिविटी सेम रहेगी। तो देखिए NH4OH की आपको कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, NH4Cl, ये NH4 है, ठीक है, NH4Cl और NaOH दोनों हमने ऐड कर दिए, उसमें से NaCl माइनस कर दें। जब NaCl यानी Na कट गया और Cl मतलब Cl कट गया, तो क्या बचा, NH4OH। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉट है ये, कोलरास लॉ से कौन सी मोलर कंडक्टिविटी आती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और वैसी मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है नॉर्मल वाली, और दोनों का रेशो हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। स्टैंडर्ड हमेशा नीचे आता है, दोनों का रेशो निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया आपका। नेक्स्ट है स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपको याद होने चाहिए। 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा, कि अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट करंट इज प्रोपोर्शनली टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, MIT/NF, है ना, याद रखना है इसको। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएंगे और इससे आप फर्स्ट लॉ को भी डिफाइन कर पाएंगे, है ना। M यहाँ पर क्या है, मोलर मास, I करंट, T
टाइम टेम्परेचर नहीं है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फैराडे कांस्टेंट 96500। तो इससे वो मास निकल के आ जाएगा जो कि डिपॉजिट होता है करंट को फ्लो करने के लिए सर्टेन टाइम तक। सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है कि W प्रोपोर्शनल टू जेड, ठीक है, जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसके प्रोपोर्शनल जो अमाउंट डिपॉजिट होगा डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर, उसके बारे में ये बात करता है। अब इसकी एप्लीकेशन है जो फेराडेज लॉ है कि हाउ मैनी ग्राम ऑफ क्लोरीन कैन प्रोड्यूस्ड बाय मोल्टन NaCl 1 एम्पियर फॉर 15 मिनट। ठीक है, MIT/NF लगाएंगे, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये अलग अलग हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। देखिए MIT/NF ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, M हमारा हो गया 71 किसके लिए, क्लोरीन के लिए। I कितना है 1, T टाइम कितना है 15 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 900 हो जाएगा। N कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। F फैराडे कांस्टेंट, है ना, सबको हम पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, MIT/NF से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा ये। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो व्हेन करंट ऑफ 5 में पास थ्रू ए सॉल्यूशन फॉर 193 सेकेंड। सेम काइंड का ये क्वेश्चन है ना। पहले इसमें आप कूलॉम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, कूलॉम, Q = IT, है ना। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, MIT/NF। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं MQ/NF। यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे, है ना, और फिर Q को इसके इक्वल रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे हमारे। ठीक है, क्योंकि 1 जो 96500 कूलॉम होते हैं उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पर जो Q निकल के आएगा, मान के चलिए इतना आ गया 965, तो इसमें कितना होगा तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, देयर आर 2 पॉसिबल इलेक्ट्रोड, विच वन विल टेक प्लेस। देयर आर 2 पॉसिबल रिएक्शंस फॉर कैथोड, है ना। इसमें देखिए 2 हमारी रिएक्शन है, उनमें ये पूछा है कि कौन सी रिएक्शन हमारी होगी कैथोड पर। तो देखिए, कैथोड के लिए रूल है कि Zn हैज़ हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन दिस, देयरफॉर Zn इज रिड्यूस्ड टू जिंक प्रेफरेंशियली एट कैथोड। ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन मेटेलिक वेसल बाई पासिंग करंट ऑफ दिस फॉर 3 hours। कैलकुलेट द वेट। सेम फार्मूला W = MIT/NF, उसको लगाइए, सारी वैल्यू दे रखी है, सॉल्व हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी क्या होती हैं, 1 टाइम यूज़ होती हैं। सेकेंडरी बैटरी जिनको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल दिया है, प्राइमरी बैटरी जो हियरिंग एड या वॉचेज में हम यूज़ करते हैं, किसको यूज़ करते हैं, मरकरी सेल को यूज़ करते हैं। रिएक्शन क्या होती है उसकी, Zn प्लस बेस गिव्स ZnO, है ना, ये एनोडिक रिएक्शन हो गई। कैथोड पर क्या होगा, HgO प्लस वाटर उसमें ऐड होगा, और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंज्यूम हो जाएंगे, है ना, और हमारा मरकरी डिपॉजिट हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि Zn प्लस HgO गिव्स Hg प्लस ZnO। ठीक है, जो भी आपको इजी लगे उसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो देखिए, ये मैंने कुछ टिपिकल आपको क्वेश्चंस बताए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक तो बैटरी वाली रिएक्शन, है ना, लेड बैटरी PV वाली, उस रिएक्शंस को लर्न करिए। वो दोनों ही कंडीशन में होती है, एक चार्जिंग और एक डिस्चार्जिंग में, है ना। और एक आप एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, और एक रिएक्शन ऑफ कोरोजन, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अब हम बात करते हैं आपसे P ब्लॉक। देखिए, P ब्लॉक में मैंने आपको बताया था, जब P ब्लॉक आपका फिनिश हुआ था उसी ड्यूरेशन में मैंने आपको बताया था कि P ब्लॉक में ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे
आप एक बार उस वाले लेक्चर को देख सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप पर ही मैंने मैसेज किया था कि पी ब्लॉक में ये 11th का भी चैप्टर है। 11th में आपने इसके 2 पार्ट्स पढ़े थे, ग्रुप 13-14 या 15 to 18 है। तो सबसे पहले आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे एटॉमिक रेडियाई में क्या ट्रेंड मिलेगा ग्रुप में और पीरियड में, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या ट्रेंड मिलेगा ग्रुप में और पीरियड्स में, ठीक है। तो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं 4 to 5 उनको आप प्रिपेयर करिए, ग्रुप 15 और 16, है ना। ये 2 आप प्रिपेयर कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से 17 और 17 का होगा। 18 का थोड़ा सा अलग होता है, तो उसके लिए जैसे आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, है ना, उसको आप देख लेना। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनके लिए थोड़ी सी अलग हो जाती हैं ग्रुप 18 के लिए। और स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पी ब्लॉक में वो क्या है, स्ट्रक्चर। जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, 5 ऑक्साइड होते हैं, है ना, N2O, N2O2, N2O 3, N2O 4, N2O 5, उनको प्रिपेयर करिए। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, उनकी स्ट्रक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लोरीन के ऑक्साइड, है ना, उनकी स्ट्रक्चर। और जिनोन के ऑक्साइड तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोर्ड का कोई भी आप एग्ज़ाम पेपर उठा के देख लीजिए, है ना, आपको हर जगह जिनोन के ऑक्साइड्स मिलेंगे, जिनोन के कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस। मैंने आपको एक वर्कशीट दी थी, उस वर्कशीट को एक बार ओपन कर लीजिए, है ना। उसमें जितने भी गिव रीजन्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना, कि जैसे आपको डिफरेंट आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करने के लिए दे दी जाए, और किसी का बेसिक करैक्टर आपको दे दिया जाए किसका सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन किस तरीके से बनाएंगे, ओजोन कैसे बनाएंगे, और 3 नेम्ड रिएक्शन है, अमोनिया बाई हेवर मेथड, नाइट्रिक एसिड बाई ऑस्टवाल्ड मेथड, एंड सल्फ्यूरिक एसिड बाई कॉन्टैक्ट मेथड। अच्छा, एक इसमें है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के लिए मैंने देखिए सबसे ऊपर एक लिंक दे रखा है यहाँ पर, है ना। इसमें जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, है ना, उसका एक बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन है, ट्रिक भी दे रखी है कि कैसे आप उनको करेंगे। तो इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देख लीजिए, और इसमें जो भी रिएक्शंस हैं उनको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पी ब्लॉक के बारे में। अब हम बात करते हैं हेलोजेंस, है ना। एक मेरा चैप्टर हेलोजेंस भी है इसमें। तो देखिए हेलोजेंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप बात करेंगे उसमें नोमेनक्लेचर, है ना। उसके नोमेनक्लेचर कौन सा, IUPAC। ये क्वेश्चन 100% आपको बोर्ड में मिलता है इसमें से। उसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें देखिए 2 टाइप से आप नोट करिए, एक तो नेम्ड रिएक्शन होंगी और बाकी की अदर रिएक्शंस होंगी। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें तो उसमें एक तो आपकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, फिजिकल स्टेट आ जाएगी, है ना, और आपका पोलैरिटी आ जाएगी। फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, पोलैरिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स हैं फिजिकल स्टेट में। और इसके बाद एक इसमें स्पेशल पॉइंट है जो बाकी आपको किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में नहीं मिलेगा, है ना। केवल कार्बोहाइड्रेट जो बायोमोलिक्यूल है वहाँ जा कर के आपको मिलता है, लेकिन उससे पहले अमीन तक आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो है ऑप्टिकल केमिस्ट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके कई सारे मैंने एक क्लास ली है, उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, उनको एक बार आप देख लेना। ऑप्टिकल आइसोमर की पूरी एक मैंने वीडियो क्लास ली थी, है ना, उसको आप एक बार चेक कर लीजिए कि आइसोमर कौन कौन से होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, और एस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसकी एक क्लास है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगेन नेम्ड रिएक्शन को सबसे पहले आप पकड़िए। नेम्ड रिएक्शन हो जाएगा तो आपका ये मान के चलिए कि 90% जो रिएक्शंस हैं उनका 90% कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हेलो एल्केन है, इसको इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। इसमें भी मैंने एक वर्कशीट दी थी आपको, उसको एक बार चेक कर लीजिए, NCERT कर लेंगे वो बेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा कोई डाउट आए तो आप, है ना, मैसेज करिए, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू।